हाय एवरीवन, सीपीसी की लेक्चर सीरीज में आज हम देखेंगे रिटन स्टेटमेंट के बारे में। अब रिटन स्टेटमेंट जो है वो डिफेंडेंट फाइल करता है कोर्ट में। अब बेसिकली डिफेंडेंट के द्वारा सबमिट करे जाने वाले पहले डॉक्यूमेंट को रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। अब रिटन स्टेटमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब तक रिटन स्टेटमेंट नहीं आता कोर्ट में, तब तक कोर्ट किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचता, क्योंकि लॉ का एक प्रिंसिपल है ओडी अल्ट्रम पार्टम, मतलब दोनों पार्टीज को सुनना जरूरी है, नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायलेट हो जाएगा। सो रिटन स्टेटमेंट का पूरा प्रोसीजर ऑर्डर 8 में दिया हुआ है सीपीसी में। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। अब रूल 1 कहता है कि डिफेंडेंट को जब से समन सर्व हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में। और प्रोविजो में लिखा है अगर किसी कारण से डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया तो वो इसका रीजन बताएगा कोर्ट में कि क्यों नहीं कर पाया, और मैक्सिमम उसे एडिशनल 60 दिनों का टाइम और दे देगा कोर्ट। अब रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए यहाँ 90 डेज लिखा है, मतलब 30 दिन भी इंक्लूडेड है इसमें। लेकिन जो एक्स्ट्रा टाइम है, एडिशनल टाइम है, वो 30 दिन के अलावा वो 60 दिन ही मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 1A, ड्यूटी ऑफ डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच रिलीफ इज क्लेम्ड। अब रूल 1A बस यही कह रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है जिन पे डिफेंडेंट रिलाई कर रहा है वो डॉक्यूमेंट उसे रिटन स्टेटमेंट के साथ लगाने होंगे। और अगर वो डॉक्यूमेंट उसके पोजेशन में नहीं है तो वो बताएगा कोर्ट को कि किसके पोजेशन में है वो। और जो डॉक्यूमेंट डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट के साथ लगाने से अगर उसने नहीं लगाए तो वो बाद में उन्हें एविडेंस के रूप में नहीं दे सकता कोर्ट में, जब तक कोर्ट उसे अलाउ ना कर दे। ये बात ऑर्डर 7 रूल 14 में भी देखी थी हमने प्लेंटिफ के केस में। नेक्स्ट इज रूल 2, न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लेटेड। अब जब प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है तो जनरली वो अपनी गलती तो बताता नहीं है, सब डिफेंडेंट की गलती बताता है। तो वही लिखा है इसमें कि ऐसा कोई मटेरियल फैक्ट जो प्लेंटिफ ने नहीं बताया है वो डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट में मेंशन करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में तो वो वॉइड या वॉइडेबल था, या कोई फ्रॉड हुआ है, या कोई पेमेंट से रिलेटेड बात है जो प्लेंटिफ ने नहीं कही अपनी प्लेंट में, तो वो सब डिफेंडेंट बताएगा। अब रूल 2 में बस यही लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 3। अब रूल 3, 4 और 5 को हम एक साथ पढ़ेंगे। अब रूल 3 में लिखा है कि अगर आप प्लेंटिफ की किसी बात से एग्री नहीं करते तो आपको स्पेसिफिकली डिनाई करना पड़ेगा। अब रूल 4 जो है वो रूल 3 का एक्सप्लेनेशन है, मतलब रूल 4 कहता है कि इवेसिव डिनाइल नहीं करना, डिफेंडेंट को स्पेसिफिक डिनाइल करना है। अब जैसे वो रिटन स्टेटमेंट में ये नहीं लिख सकता जनरली कि आई डिनाइज ऑल द एलिगेशन इन द प्लेंट, ही हैव टू स्पेसिफिकली पॉइंटिंग ईच एंड एवरी पैराग्राफ। जैसे पैरा 1 में जो लिखा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, पैरा 2 में जो अमाउंट ड्यू है मेरे पे वो मैंने आधा दे दिया था, ये लिखना नहीं है। डिफेंडेंट को उसको स्पेसिफिक लिखना है कि जैसे 10,000 रुपये ड्यू थे प्लेंटिफ के, तो मैंने 4,000 रुपये दे दिए उसे वापसी। अब रूल 5 बताता है कि अगर स्पेसिफिक डिनाइल नहीं किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अब रूल 5 कहता है कि अगर डिफेंडेंट ने किसी बात को स्पेसिफिकली डिनाई नहीं किया तो कोर्ट डीम्ड एडमिट मान लेगा उस बात को। और अगर डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करी कोर्ट में तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो प्लेंट के आधार पर ही जजमेंट प्रोनाउंस कर दे। नाउ नेक्स्ट इज रूल 6, सेट ऑफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ऑर्डर 8 फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे सपोज आपके किसी फ्रेंड ने आप पे रिकवरी ऑफ मनी का सूट कर दिया कि उसको आपसे 2 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि आपको भी उससे 50,000 रुपये लेने हैं। तो फिर जब आप उसकी प्लेंट का जवाब दोगे तो उसमें क्लेम करोगे कि भाई आपको भी उससे 50,000 रुपये लेने हैं, उसने प्लेंट में तो मेंशन ही नहीं करा। फिर जो वो एडजस्टमेंट होगी उसे ही हम कहते हैं सेट ऑफ करना। अब हम सेट ऑफ के एसेंशियल कंडीशन देखते हैं। अब पहली कंडीशन है कि मनी सूट होना चाहिए, मतलब पैसों से रिलेटेड सूट होना चाहिए, तभी सेट ऑफ होगा। दूसरी कंडीशन है कि जो अमाउंट है वो सर्टेन होनी चाहिए और लीगली रिकवरेबल होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कोर्ट की जो पेक्यूनरी लिमिट है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए मैटर। चौथी कंडीशन सेम कैरेक्टर होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच, पार्टीज का जो स्टेटस है वो वही होना चाहिए जो कि प्लेंट के तहत दे रखा है। जैसे एक बिजनेस पार्टनर ने दूसरे बिजनेस पार्टनर के अगेंस्ट सूट फाइल किया तो दूसरा पार्टनर सेट ऑफ जब ही क्लेम कर सकता है जब वो पार्टनर की कैपेसिटी में सेट ऑफ क्लेम करे। सेम करेक्टर होना चाहिए। एंड द लास्ट कंडीशन इज कि फर्स्ट हियरिंग के दौरान ही वो सेट ऑफ क्लेम करे।
अब डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा तो वो फर्स्ट हियरिंग में ही करेगा ना, ये तो जनरल रूल है। अब डिफेंडेंट सेट ऑफ जब ही क्लेम कर सकता है अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो। अब सेट ऑफ जो है वो दो तरीके के होते हैं, लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ। अब जो रूल 6 है वो लीगल सेट ऑफ की बात करता है, इक्विटेबल सेट ऑफ की नहीं। अब जो इक्विटेबल सेट ऑफ है इसमें अमाउंट सर्टेन या फिक्स नहीं होता, लीगल सेट ऑफ में हमेशा अमाउंट सर्टेन और इक्विटेबल रिलीफ हमेशा जजमेंट के साथ दिया जाता है ऑलमोस्ट। और जो लीगल सेट ऑफ है वो फर्स्ट हियरिंग पे होता है। अब इक्विटेबल सेट ऑफ रिलेटेड है ऑर्डर 20 जजमेंट से। इक्विटेबल सेट ऑफ बना है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे, ना किसी को नुकसान हो और ना किसी को अनड्यू फायदा हो। नाउ नेक्स्ट इज काउंटर क्लेम। अब काउंटर क्लेम का ऑब्जेक्टिव है मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस को रोकना। ये ओरिजिनली सीपीसी में नहीं था, ये 1976 की अमेंडमेंट में ऐड हुआ था ऑर्डर 8 में। इसके प्रोविजन दिए हैं रूल 6A से 6G तक। नाउ 6A काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। अब काउंटर क्लेम बस डिफेंडेंट ही कर सकता है। अब जैसे हमने रूल 6 में देखा था कि सेट ऑफ बस मनी सूट का ही हो सकता है, वो भी सर्टेन अमाउंट का, लेकिन काउंटर क्लेम में ऐसा नहीं है। काउंटर क्लेम किसी भी राइट के लिए फाइल कर सकता है डिफेंडेंट, लेकिन जिस राइट के लिए या किसी क्लेम के लिए या डैमेजेस के लिए काउंटर क्लेम फाइल करेगा तो वो राइट या क्लेम या तो सूट होने से पहले अराइज हुआ हो या सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद अराइज हुआ हो तो भी चलेगा, लेकिन डिफेंडेंट के रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से पहले अराइज होना चाहिए वो राइट, क्लेम या डैमेजेस जो भी है डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है अगेंस्ट प्लेंटिफ। और जो काउंटर क्लेम है वो कोर्ट की पेक्यूनरी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तभी डिफेंडेंट काउंटर क्लेम कर सकता है। अब सब रूल 2 में ये लिखा है कि जो इफेक्ट है काउंटर क्लेम का वो क्रॉस सूट की तरह ही होगा। अब एक्चुअल में काउंटर क्लेम जो होता है ना वो एक तरीके का नया कॉज ऑफ एक्शन होता है, तो एक नए टाइप का केस होता है, उसके लिए जनरली नया सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन काउंटर क्लेम अगर डिफेंडेंट ने फाइल कर दिया तो उसे क्रॉस सूट का ही इफेक्ट मिलेगा। और सब रूल 3 और सब रूल 4 में बस यही लिखा है कि काउंटर क्लेम को प्लेंट की तरह ट्रीट करेगा कोर्ट, तो उसके बदले में प्लेंटिफ रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा टू आंसर द काउंटर क्लेम ऑफ डिफेंडेंट। नेक्स्ट इज रूल 6B काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड। अब डिफेंडेंट किसी ग्राउंड पर रिलाई कर रहा है तो डिफेंडेंट को स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा रिटन स्टेटमेंट में कि ये जो भी बात है वो एज अ काउंटर क्लेम कर रहा है। नेक्स्ट इज रूल 6C एक्सक्लूजन ऑफ काउंटर क्लेम। अब इस रूल में ये लिखा है कि अगर डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम फाइल कर दिया तो प्लेंटिफ इशू सेटल होने से पहले कोर्ट को ये बोल सकता है कि काउंटर क्लेम अलाउ मत करो, इसको तो इंडिपेंडेंट सूट के तौर पर रखा जाना चाहिए। तो अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट उसे सेपरेट कर सकता है। कोर्ट डिफेंडेंट को बोल सकता है कि भाई काउंटर क्लेम मत करो, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट सूट फाइल करो। नाउ नेक्स्ट इज रूल 6D इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सूट। अब अगर किसी कारण से प्लेंटिफ का सूट डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, स्टे कर दिया जाए या खारिज कर दिया जाए तो इससे डिफेंडेंट के काउंटर क्लेम पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा। चाहे प्लेंटिफ का सूट खत्म हो गया लेकिन काउंटर क्लेम चलता रहेगा। नेक्स्ट इज रूल 6E डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ टू रिप्लाई टू काउंटर क्लेम। अब अगर प्लेंटिफ काउंटर क्लेम का जवाब ना दे तो कोर्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है एज पर हिज डिस्क्रिशन। इसमें बस यही लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 6F रिलीफ टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड्स। अगर काउंटर क्लेम को कोर्ट एक्सेप्ट करता है एंड ऑन द हियरिंग इट इज फाउंड दैट एनी बैलेंस इज ड्यू टू द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, so the court may give judgment in favor of the party entitled to such balance. For example, let's suppose P ने 1 करोड़ का कोई क्लेम किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट, फिर जब डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल करी तो उसमें डिफेंडेंट ने 80 लाख का काउंटर क्लेम डाल दिया और फिर काउंटर क्लेम जो है वो डिफेंडेंट के फेवर में आ गया। तो रूल 6F में बस यही कहा गया है कि जो जजमेंट होगी वो अलग अलग नहीं आएगी कि 1 करोड़ की प्लेंटिफ के फेवर में और 80 लाख की डिफेंडेंट के फेवर में, तो जजमेंट जो है वो एक ही आएगी, बैलेंस जो भी बचा होगा। जैसे इस केस में 1 करोड़ में से 80 लाख हटा दो तो कोर्ट जो है वो 20 लाख की जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा। नाउ लास्ट रूल ऑफ काउंटर क्लेम इज रूल 6G रूल्स रिलेटिंग टू रिटन स्टेटमेंट टू अप्लाई।
इसमें बस यही कहा गया है कि जो रूल्स रिटर्न स्टेटमेंट पे अप्लाई होते हैं वही रूल्स काउंटर क्लेम की रिटर्न स्टेटमेंट पे भी अप्लाई होंगे। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट इज रूल 7। अब रूल 7 में बस इतना ही कहा है कि जो भी डिफेंडेंट ग्राउंड बता रहा है अपने डिफेंस में तो वो उसे स्पेसिफिकली मेंशन करनी पड़ेगी अपने रिटर्न स्टेटमेंट में। नाउ नेक्स्ट इज रूल 8, न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस। अब इस रूल में बस यही कहा है कि सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद में या रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट करने के बाद में अगर कोई नया ग्राउंड डिफेंडेंट को मिला है अपने डिफेंस में तो वो उसको बाद में एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करके भी मेंशन कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज रूल 9, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। अब रूल 9 में ये लिखा है कि अगर पार्टी ने एक बार प्लीडिंग कर दी तो वो फिर से सेकेंड टाइम प्लीडिंग नहीं कर सकता अदर देन रूल 8। रूल 8 में डिफेंस की बात करी गई थी और अगर पार्टी ऐसा करना चाहती है तो कोर्ट की परमिशन लेनी होगी और कोर्ट 30 दिन तक का टाइम दे सकता है। नाउ लास्ट रूल ऑफ ऑर्डर 8 इज रूल 10, प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट कॉल्ड फॉर बाय कोर्ट। अब रूल 10 में बस यही लिखा है कि अगर डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर फाइल नहीं करता तो कोर्ट कैन प्रोनाउंस द जजमेंट अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट। So now order 8 ends here. Now these are some previous year MCQs related to order 8. You will get the answers from the description of the video and you can also download the PDF of this video lecture from Telegram.